हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी साइंस। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है ना। मेजर करने के लिए चीज़ों को हमने हर एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, हमारे पास इंडक्टेंस है, हमारे पास कैपेसिटेंस है, इन सब का हमने यूज़ कर लिया ना, बराबर ना। हमने पीजो इलेक्ट्रिक में चार्ज डेवलप करवा लिया, हमने स्ट्रेन गेज में स्ट्रेन, यानी कि जो भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फैमिली का जो भी सदस्य, हमने उसे यूज़ कर लिया हमारे हिसाब से बनाने के लिए। करेक्ट ना। क्या बनाने के लिए? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए, और उस इंस्ट्रूमेंट हमने ट्रांसड्यूसर बोला, मतलब एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एक टाइप की एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली 95% हमारे पास कौन से ट्रांसड्यूसर हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। क्वेश्चंस लगाए हमने एलवीडीटी में, हमने ये भी सीखा कि कुछ क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए बनाए गए हैं और वहाँ पे आपको रुकना है, समझना है, आगे बढ़ना है, उसे छोड़ना है, एट द मोमेंट छोड़ना है। फाइनल स्टेज में बनाएंगे, और बनाएंगे आंसर तभी करेंगे जब श्योर होंगे। क्या होंगे जी? श्योर होंगे, है ना जी। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं हम, क्योंकि उसी कैपेसिटर को हम यूज करेंगे, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, मतलब कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना, और उसके बाद हम क्या क्या उसमें कलाकारी कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा होना। अब सर, यदि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हो गई, उनके बीच में एक आप चलिए एयर ही ले लिए, मान लो सपोज दो प्लेट्स ले लिए, और इन दो प्लेट्स पे यदि आप चार्जेस का एक्यूमुलेशन कर दिए लाइक दिस, इस पे पॉजिटिव चार्जेस लगा दिए, इस पे नेगेटिव चार्जेस लगा दिए, तो ये जो चार्जेस है ना, इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा इन प्लेट पे। जो प्लेट्स हैं इन पे इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और ये आइडियली लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मतलब आपने एक बार इसको चार्ज कर दिया तो ये हमेशा चार्ज इस पे रहेगा आइडियली, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कैपेसिटर यदि दो प्लेट डिवाइस है और इसकी दोनों प्लेट पे आपने यदि चार्ज लगा दिया, तो इनके बीच में जो भी मटेरियल है, कहीं ना कहीं उसमें लीकेज करंट है, लीकेज रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स पे यदि पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट कर दिया तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा जी, बराबर ना। आप किसी कैपेसिटेंस को चार्ज करके रख देंगे तो इमीडिएट ड्रेन नहीं होगा, बट ओवर द टाइम उसका चार्ज गायब हो जाएगा। वो कैसे हो गया? हवा में हो गया कि? हाँ, हवा में भी हो जाएगा, बराबर ना। सो इसके अंदर कुछ भी मीडियम आप रख सकते हो, बट शर्त ये होना चाहिए, ये जो मीडियम है वो पूरा इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए जी। ये क्या होना चाहिए? इंसुलेटिंग मटेरियल। ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे में घुल मिल ना जाए, उसको रोकना। इंसुलेटिंग मटेरियल से हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। इतना सारा चीजें आप जानते हो, है ना। तो ये एक कैपेसिटेंस है। यदि आपके सामने एक छुटकू सा कैपेसिटेंस में यदि यहाँ बना दूं और मैं आपको बोलूं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, सीधा आप बोलेंगे कि सर ये, है ना। तो ये जो फील कर लिया ना आपने कि यस सर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस, और वही कैपेसिटेंस को अब हम वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम यदि इस कैपेसिटेंस को यदि चेंज कर पाएं और उस चेंज को मेजर कर पाएं, और मेजर करने के बाद मेजर्ड क्वांटिटी को इनपुट क्वांटिटी के साथ कैलिब्रेट कर पाएं, तो ट्रांसड्यूसर बन गया ना जी, बराबर ना। अब देखो जरा ध्यान से कि सर आप बोल रहे हो कैपेसिटेंस जो है ना, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को शो करेगा, तो फॉर्मूला तो हम पढ़ के आए ना कि सर ये होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। ध्यान से सुनते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैपेसिटी ऑफ ट्रांसड्यूसर न केवल इंटरेस्टिंग है बट इंपॉर्टेंट भी है आपकी गेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग।
तो बड़े ध्यान से सुनते जाइए। सर कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हम फिजिक्स में पढ़ के आए सर, हमने इंजीनियरिंग कर ली, हमें ये फॉर्मूला पता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास फिजिक्स था सर, बराबर ना। सर ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन, ये जो मटेरियल लिया ना आपने, इसका आपका परमिटिविटी है। कैपेसिटेंस की जब बात होगी तो परमिटिविटी, और इंडक्टर में जब हमने बात करी तो परमिएबिलिटी, बराबर ना। तो ये इसकी परमिटिविटी हो गई। अब किस चीज की परमिटिविटी? सर इंडक्टेंस में जब हमने परमिएबिलिटी पढ़ी तो परमिएबिलिटी मतलब ये कि वो इंडक्टर या वो कॉइल कितना मैग्नेटाइज करवाएगा खुद को, वो उसकी कैपेसिटी। तो जब हम कैपेसिटी, जब एप्सिलॉन इसकी बात करेंगे तो इसका भी सीधा सा कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस पे स्टोर करवा पाए कैपेसिटर की, वो वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट द परमिटिविटी। परमिशन दे रहे हैं इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की, और यहां पे परमिशन दे रहे हैं चार्ज को स्टोर करने की। ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाना चाहिए ना सर, बराबर ना। तो देखो सर C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। सर एप्सिलॉन पता चल गया, व्हाट इज दिस D? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ना जी, प्लेट्स के दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को यदि आपने बढ़ा दिया जी तो कैपेसिटेंस घट जाता है। कैपेसिटेंस घट जाता है, उनको जितना क्लोज रखोगे उतना बेस्ट है, उतना बेस्ट है, ठीक है ना। तो अब एरिया की बात करते हैं। ये एरिया किसका है? ये प्लेट्स का, इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है जी, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ व्हाट? प्लेट्स, ठीक है जी। ये जो प्लेट्स हैं इनका इफेक्टिव एरिया, यानी कि इफ दिस इज द प्लेट तो इसका जो पूरा एरिया, क्योंकि ये पूरा एरिया, ये पूरी प्लेट जो है ना, ये खुद पे चार्जेस को स्टोर करेगी। तो जितना ज्यादा एरिया होगा ना जी उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा जी, इसलिए इस एरिया के प्रोपोर्शनल है आपका कैपेसिटेंस। और जितना ज्यादा ये दूरी बढ़ा दोगे ना तो कैपेसिटेंस घटता जाएगा। अब ये कहानी एक तरफ से कैपेसिटेंस के बारे में मुद्दा नहीं है, बट इस कैपेसिटर से कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बनाना मतलब कुछ ना कुछ मेजर करना। तो वो जो कुछ ना कुछ इन जनरली कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के लिए हम देखते हैं वो कुछ ना कुछ है डिस्प्लेसमेंट। क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट। सो कैपेसिटिव जो कैपेसिटर है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, वो जनरली क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? टू मेजर डिस्प्लेसमेंट, टू मेजर डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जी हाँ हो गई, मीटर में यदि मैं यूनिट को डिफाइन कर दूं। सर ये डिस्प्लेसमेंट आप ट्रांसड्यूसर से मेजर करोगे, और मैं बोल रहा हूं कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो अब आप पूछोगे कि क्या कलाकारी करें कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में कि वो डिस्टेंस को मेजर करने लग जाए? चुटकियों में हो जाएगी जी। कैसे हो जाएगी? सर 3 फैक्टर हैं जिसपे कि आपका कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज ए एंड डी। ये 3 फैक्टर है, ये 3 फैक्टर है। यदि इन तीनों में से, यदि जैसे आपकी गेट में सक्सेस इज द फंक्शन ऑफ योर गेट सिलेबस, यस और नो, इस फंक्शन ऑफ योर गेट सिलेबस। आप गेट सिलेबस में जितने ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट करके जाएंगे, सक्सेस जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। कम सब्जेक्ट्स करेंगे तो कम मिलेगी। तो ऑन द सेम वे ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज द फंक्शन ऑफ दिस 3 क्वांटिटीज, और वो क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी, बराबर ना। तो ये 3 क्वांटिटी। तो यदि आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहें, आप फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाह रहे हैं,
और ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करना जो चाह रहे हैं x, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इन तीनों में से किसी को भी वेरी करवा दीजिए। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इन तीनों में से किसी को भी वेरी करवा दीजिए, क्योंकि इन तीनों को वेरी करवा दिया तो दर्द किसको होगा जी? कैपेसिटर को, मतलब उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा ना। ये जो चेंज इन कैपेसिटेंस है ना, इसको कहाँ ले जाएंगे? इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में ले जाएंगे। वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस्ड है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस है। चलिए शो करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस यदि आपके लिए ले लेता हूं, मैं कैसे भी इसको बना सकता हूं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए ले रहा हूं डिफ्लेक्शन जो कि यहां जनरेट होगा, है ना जी। ये मैंने इसको इनपुट दिया इस व्हीटस्टोन ब्रिज को, जिसमें कि सभी के आपके ये लगे हैं, कैपेसिटेंसेस लगे हैं, बराबर ना। अब सीधा सा फंदा है व्हीटस्टोन ब्रिज में, दिस गुणा दिस शुड बी इक्वल टू दिस गुणा दिस, इनके इंपेडेंस, बराबर ना। अब मान लो ये ब्रिज बैलेंस है और इसका ये एक कैपेसिटेंस है जो कि ये है, मैंने मान लिया, ये है मैंने मान लिया। अब आपने क्या किया? आपने डिस्प्लेसमेंट लेके आया। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपने या तो ये चेंज करवा लिया या ये कुछ भी करवा लिया, और इनकी वजह से फॉर श्योर 100% गारंटी कि आपका कैपेसिटेंस जो है ना जी वो चेंज करेगा। और ये यदि चेंज कर दिया तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज तो बस जस्ट यही बैठा है कि कब आए और कैपेसिटेंस चेंज हो और मैं अपना डिफ्लेक्शन दे दूं। जैसे ही ये कैपेसिटेंस चेंज होगा देयर वुड बी सम डिफ्लेक्शन एट द आउटपुट स्टेज। नाउ ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ना जी, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये आपके डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में क्या कर दिया जाएगा? कैलिब्रेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा जी? कैलिब्रेट कर दिया जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो सर इस डिस्प्लेसमेंट की सहायता से आप एरिया को चेंज करोगे कैसे? डिस्प्लेसमेंट को चेंज करोगे कैसे? एप्सिलॉन को चेंज करोगे कैसे? समझिए, मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मैं इस प्लेट में लेके गया, मैं एक प्लेट को फिक्स कर दिया, मैं एक प्लेट को फिक्स्ड कर दिया और इस प्लेट पे मेरा डिस्प्लेसमेंट x दे दिया। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये प्लेट खसक के यहाँ आ गई। अब ये प्लेट यदि खसक के यहाँ आ गई तो इनके बीच का जो दूरी पहले जो d था वो अब d प्लस डेल डी हो गया ना जी। तो ये डेल डी किसकी वजह से हुआ? ये इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ। तो यदि इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस चेंज होना है ना जी। कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो आगे का सिस्टम काम कर रहा है जी, कर रहा है सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट से इस डिस्टेंस को मैंने ए से चेंज करवा लिया। अब एरिया कैसे चेंज करवाएंगे? अरे कुछ नहीं करना राजा, चलिए ये मैंने यथावत पहले वाला मान लिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ ना देके क्या करो, इस प्लेट को दे दो। तो ये इस पे डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये प्लेट थोड़ा नीचे खसक गई तो ये रही प्लेट आपकी यहाँ आ गई। अब इसका कैपेसिटेंस का आपका एरिया जो है ना वो आप लेंगे इफेक्टिव एरिया, मतलब दोनों प्लेट के बीच का। अब यहाँ प्लेट है लेकिन यहाँ नहीं है तो कोई कैपेसिटेंस यहाँ होगा क्या जी? नहीं होगा सर। अब यहाँ प्लेट है लेकिन इसके इधर नहीं है तो इस हिस्से का कैपेसिटेंस होगा क्या सर? नहीं। यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है, दोनों के बीच का कैपेसिटेंस होगा क्या? तो पहले जो इफेक्टिव एरिया था वो अब चेंज हो गया क्या जी? ये ओवरलैपिंग एरिया, मतलब जितना नीचे आपका प्लेट है उतना ही ऊपर होना बराबर, ये जो ओवरलैप करेगा ना इसी से हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो एरिया को चेंज करवा लिया बिकॉज ऑफ द व्हाट? बिकॉज ऑफ द व्हाट? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की तो शामत आ गई भाई साहब। डिस्प्लेसमेंट को हम चारों तरफ से पकड़ पकड़ के मेजर कर पा रहे हैं। अब हम बोले कि सर एप्सिलॉन को कैसे चेंज करेंगे जी? चलिए कर देते हैं। कौन सा बड़ी बात है, समझ में आ गया ना डिस्प्लेसमेंट से क्या क्या हो रहा है।
ये रही दो प्लेट, ठीक है, इनके बीच में कोई मटेरियल भरा है, ये प्लस प्लस ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन कर दिया ना जी हमने। अब देखो जरा ध्यान से कि इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई सॉलिड सा मटेरियल, सपोज माइका ही भरा हुआ है, अब उस माइका को अपन डिस्प्लेसमेंट देके यदि थोड़ा सा बाहर खींच लिए तो अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ये थोड़ी जो माइका थी या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था ये थोड़ा बाहर निकल के आ गया, ये जो था ना ये थोड़ा बाहर निकल के आ गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो क्या हुआ, कैपेसिटेंस में अंतर क्या हुआ कि सर यहाँ पे अब एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन R2 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज डिफरेंट। ये क्योंकि यहाँ भी ये हट गया तो ये सिर्फ एयर बची, एयर की परमिटिविटी लगेगी, और ये सिस्टम की परमिटिविटी सपोज एप्सिलॉन R1 है, तो जब एप्सिलॉन R2 एक बार रह गई, एक बार एप्सिलॉन R1 हो गई, तो दो कैपेसिटेंसेस हो गए, दोनों दो प्लेट के बीच में, यानी कि पैरेलल टाइप के हैं, यानी कि C1 प्लस C2 हो जाएगा, बराबर ना। जो ये परमिटिविटी है ये होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, वेयर दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जो भी सिस्टम है, जैसे कि फॉर एयर और वैक्यूम ले लिया तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है नियर टू 1, बराबर ना। ऐसे परमिटिविटी अलग अलग मीडियम का परमिशन अलग अलग होगा, गुड पॉइंट ना। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है ये? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि जो वैक्यूम होता है ना उसकी परमिटिविटी है ये, और इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड पर मीटर। ओके ना जी, ये है आपकी क्या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सर ये सिंपल से फॉर्मूला, सर अब एक चीज समझ में आ गई हमें इंट्रोडक्शन में कि यदि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बनाना है ना तो या तो एरिया को चेंज कर दो या फिर डिस्टेंस को चेंज कर दो प्लेट्स के बीच का, या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज कर दो, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो सभी का अपना अपना एप्लीकेशन है। आप डिस्टेंस को, दोनों के बीच का डिस्टेंस को चेंज करवा के डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर बनवा सकते हैं, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बनवा सकते हैं। आप चाहें तो एरिया को चेंज करवा लें, आप चाहें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज करवा लें। अब जैसे कि लीनियर आपका LVDT जो था वो बिना डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा था, LVDT भी डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा था ना जी। अब डिस्प्लेसमेंट जो मेजर कर रहा था ना तो वहाँ पे लोचा ये था डिस्प्लेसमेंट कि वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट बेस्ड था ना। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यदि आउटसाइड, मान लो किसी पावर प्लांट में काम कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, फॉर श्योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड वो उस LVDT के काम को क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा। तो वहाँ पे कौन सा ट्रांसड्यूसर अच्छा है डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के? कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आपके स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को भाव नहीं देता जी। इस टाइप से अलग अलग एप्लीकेशन है। तो अब हम इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग देखने वाले हैं कि चेंज इन कैपेसिटेंस बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना, यानी कि वेरिएबल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स टाइप ऑफ कैपेसिटर। नोट्स में बहुत अच्छे से हमने आपको लिखा हुआ है। चलिए तो अब कौन सा बेसिक हो गया, अब हम कॉन्सेप्ट में एंटर करते हैं। और हर एक छोटी से छोटी बात सुनिएगा, क्योंकि कि जब गेट एग्जामिनेशन का पेपर दे के आओगे ना तो फॉर श्योर ये सोचोगे कि जो सर ने पढ़ाया वो भी पढ़ लेता तो कहानी बहुत ही खतरनाक होती, यानी बहुत ज़्यादा नंबर आते। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे। छोटी से छोटी चीज़ जो है ना बड़ी रिसर्च करके पढ़ानी पड़ती है, यानी कि बच्चे का कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उससे बने, उसे समझ में आए, और यदि उससे नहीं बने तो किसी से भी नहीं बने। I mean, जब स्टैंडर्ड, वेरी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कभी कभार गेट एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। चलिए टॉपिक डालिए। चलिए जी समझिए, ये छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया।
अब यदि ये एक कैपेसिटेंस है, ये यदि एक कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस होगा ना जी, और वो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन को यदि खोलूँ तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ये है जी फॉर्मूला, है ना। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडियली मान लिया ये 0 है, यानी कि दोनों प्लेट वेरी नियर है, वेरी 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 नियर है ना। जो डिस्प्लेसमेंट देंगे उससे तो ज़्यादा है सपोज। चलिए मैंने मान लिया दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब इस दोनों प्लेट को मैं दूर कर रहा हूं, तो जितना दूर करूंगा, जितना डिस्प्लेसमेंट दूंगा, उतनी ही दूरी आएगी, बशर्ते दोनों के बीच की डिस्टेंस आइडियली 0, बराबर। आइडियली यदि 0 ना भी हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कैपेसिटेंस फिक्स्ड है जी। अब नया कैपेसिटेंस इससे ऊपर की कहानी रहेगी, या इसको छोड़ के कहानी रहेगी, बराबर ना। अब देखो जरा, मैंने आइडियली मान लिया डी इज द 0 ना, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, वो दिया डिस्प्लेसमेंट x। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया x, पहले जो d इक्वल टू 0 था, अब वो दोनों के बीच की दूरी x हो गई, जितना डिस्प्लेसमेंट दिया ना उतना ही। तो c इक्वल टू क्या हो गया जी, एप्सिलॉन a अपॉन x, एप्सिलॉन a अपॉन x। अब देखो जरा ये कैपेसिटेंस का इसके साथ रिलेशन कैसा है, मतलब चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो यार कि क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है जी। अरे ये डिस्प्लेसमेंट x में जब दे रहा हूं तो कैपेसिटेंस में कुछ तो लोचा हो रहा है ना। कौन बताएगा कि क्या लोचा हो रहा है, आपका डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है वही बताएगा ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको क्या देगा कि चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू, जो आपकी मर्जी निकाल लो। मेरी मर्जी है कि चेंज इन कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट जो कि है x, ये निकाल लिया। डिफरेंशिएशन करना है जी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन a अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि घटता है, यानी कि यदि डिस्प्लेसमेंट या दोनों के बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो कैपेसिटेंस जो है ना वो घटता है, सीधी सी बात है। और ये देख रहे हो दिस बाय दिस, इस x का यदि चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू x देखोगे तो नॉन लीनियर है, पैराबोलिक टाइप का बिहेवियर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे तो एक कर्व बनेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया x बढ़ाई c घटा, बराबर ना। तो नॉन लीनियर हो गया ना इनका रिलेशन, नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर बिहेवियर मतलब क्या सर, कुछ नहीं, आप चाहते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू डिस्टेंस के साथ कैसी हो, सबसे ज़्यादा रहेगी वो x इक्वल टू 0 पे, यानी कि आइडियली x इक्वल टू 0 मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 थी, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। उसके बाद जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस घटता जाएगा, और घटेगा कोई लीनियर फैशन में नहीं घट रहा है जी, पैराबोलिक फैशन में घट रहा है। ये है पैराबोलिक कर्व, ठीक है जी। अरे यार पैराबोला इक्वेशन पता है कि नहीं। सो ये क्वांटिटी क्या शो कर रही है, चेंज इन कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू x, और चेंज इन कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू x इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द x इटसेल्फ, क्योंकि एप्सिलॉन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, माइनस का साइन घटने का इंडिकेशन दे रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, यानी कि आपकी जो कहानी है वो क्या हो गई, कहानी नॉन लीनियर हो गई। बड़ा ध्यान से रखिएगा इसको दिमाग में उतार के, क्योंकि ये बड़ी फेमस चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट जब देंगे ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे ना, तो कैपेसिटेंस जो है ना वो घटता है, और घटता नॉन लीनियर फैशन में है। तो नॉन लीनियर फैशन में यदि कैपेसिटेंस घटता है तो फिर तो ये रिलायबल नहीं है, या आपके लिए यूज़फुल नहीं है, यानी कि इसका जो यूज़फुल है ना, यूज़फुलनेस जो है ना वो वेरी लो है, ठीक है। सो ये यूज़फुल आपके लिए नहीं है, गॉट द पॉइंट ना। क्यों? क्योंकि यार नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है यार, और यदि मैं चाहूँ
कि मेरे को इसको यूजफुल बनाना है तो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही ट्राई करें। गॉट द पॉइंट? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैसा? स्मॉल। क्यों स्मॉल? क्योंकि यदि आप किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आपका यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो कर्व है लीनियर टाइप का दिखता है, तो स्मॉल वेरिएशन के लिए इज ओके। बट यदि आप चाहें कि आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो इससे नहीं हो पाएगा, इससे कतई नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएबल, जैसे ये था वेरिएबल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेंसर। नाउ अब हम इसे कर देंगे वेरिएबल एरिया। क्या कर देंगे? वेरिएबल एरिया टाइप डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। अब जरा देखना है, थोड़ा चीज मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। चलिए अब इसमें क्या होगा कि ये नीचे वाला जो प्लेट है ना, ये एक फिक्स प्लेट है, ऊपर वाला मूविंग प्लेट है। जो भी डिस्प्लेसमेंट आप दोगे ना वो आप इधर दे रहे हो, इसको लगा रहे हो, जो भी डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है, इनिशियली दोनों प्लेट कोइंसाइड थी। अब क्या हुआ कि इसको आपने खींचा, डिस्प्लेसमेंट दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट ये एक्स डिस्टेंस इधर खिसक गया। यदि लेंथ इसका एल था पूरा, पहले लेंथ एल था, तो अब जो है ना इफेक्टिव लेंथ कितना बचा जी? एल माइनस एक्स बचा, है ना। तो अब यदि आप कैपेसिटेंस की बात करोगे तो वो होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हुआ। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एरिया क्या होगा जी? ये विड्थ हो गई और टोटल लेंथ हो गई। सो विड्थ तो डब्ल्यू है बट लेंथ जो है वो चेंज हो गई। इफेक्टिव लेंथ ये एल माइनस एक्स बची ना जी, टोटल एल है, एक्स हट गई, एल माइनस एक्स बची। सो दिस इज नथिंग बट द एल माइनस एक्स डिवाइड बाई बोलेंगे डी, डिवाइड बाई डी। यानी कि अब जो कैपेसिटेंस वेरिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आपका दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स, वो कैसा हो रहा है देखते हैं जरा। दिस इज नथिंग बट ओमेगा बाई डी माइनस एल भी करिए माइनस दिस एप्सिलॉन आर ओमेगा एक्स बाई डी। कुल मिला के जो पहले था, पहले क्या था, मान लो इसको मूवमेंट नहीं दिया तो एप्सिलॉन ओमेगा एल बाई डी था ना। अब जितना डिस्प्लेसमेंट दिया ना आपने उतना सब्ट्रैक्शन हो रहा है जी। पहले की वैल्यू सब्ट्रैक्शन यानी कि वो घट रहा है, सीधी सी बात है, एरिया कम होगा तो घटेगा। बट चेंज इन दिस, चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखना हो तो क्या करना है? सिंपल सी बात है सर, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो कांस्टेंट का 0 माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओमेगा बाई डी, दिस इज द चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब देखो इसका मतलब क्या, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा आर कांस्टेंट है, विद कांस्टेंट चेंज हो रही क्या? नहीं, डी सब, तो सब कुछ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर रिलेशन आ गया। कांस्टेंट का मतलब x इक्वल टू 1 दिया, x इक्वल टू सपोज 1 mm दिया, सपोज आपने x इक्वल टू 2 mm दिया, सपोज x इक्वल टू 3 mm दिया, और यदि ये इसका ये कैपेसिटेंस यदि लीनियर है तो यदि मान लो 1 mm पे, मान लो फॉर एग्जांपल 1 mm पे, मान लो यदि कैपेसिटेंस 1 पिको फेराड है तो 2 mm पे वो 2 पिको फेराड होगा, 3 mm पे 3 पिको फेराड होगा। ये मैंने सिर्फ माना, क्यों माना? ये कांस्टेंट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। x की वैल्यू मान लो 2x रहती तो ये फैक्टर 2 आ जाता, यानी कि x जब डबल है तो ये फैक्टर डबल ट्रिबल लाइक दिस, मतलब एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो रिलेशन क्या हो गया जी? कांस्टेंट लीनियर रिलेशन जी। लेकिन कैपेसिटेंस घट रहा है, बराबर ना? तो थोड़ा सा समझ में आया क्या? अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सिलिंड्रिकल टाइप के प्लेट्स में हम दोनों का मूवमेंट करके देखेंगे। अगले लेक्चर में मिलता हूँ।